हेलो बच्चों, आज 25 जून 2022 को जेई मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो एक्चुअल क्वेश्चन से एग्जैक्टली मैच करने जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रफली इसी टाइप के कुछ रहे होंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 इसको देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी है। अब हमको दे रखा है कि मीडियम ऑलमोस्ट नॉन मैग्नेटिक है, मतलब इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी तो अप्रोक्सीमेटली 1 है। तो इस मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो हमको पता है कि उसके लिए पहले इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि एयर है वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है c0, लेकिन वही लाइट रे किसी और मीडियम में ट्रैवल करे तो इसकी स्पीड घट जाती है और c0/n हो जाती है। तो बताओ इस मीडियम में लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ इतनी दे रखी है, इक्वल टू c0 वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है अपन n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n इक्वल टू कितना आएगा 3/2, मतलब ये जो मीडियम है उसकी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब इसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर निकालना है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर ऑपरेशन करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो बस इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 3/2 दे रखा है, इक्वल टू रूट म्यू आर, तो ऑलमोस्ट नॉन मैग्नेटिक है, इसका म्यू आर तो ऑलमोस्ट 1 × एप्सिलॉन आर निकालना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एप्सिलॉन आर कितना आ गया 9/4, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या इसको दूसरे शब्दों में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो 9/4 होगा। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है, लेकिन तुमको ये भी पता होना चाहिए कि ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी की ये लोग बात करें, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो बहुत हाई होती है, तो इस हाई फ्रीक्वेंसी पर तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 9/4 होगी, लेकिन अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ और हो तो फिर रिलेटिव परमिटिविटी कुछ और भी हो सकती है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के लिए आंसर 9/8 ही होगा। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमको दे रखा है कि किसी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁶ हर्ट्ज है। तो हमको पूछा है कि इंसिडेंट लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए या फोटो इमिशन पॉसिबल हो। तो हमको अच्छे पता है ना कि इंसिडेंट लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए उसी को तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻⁶ हर्ट्ज है। तो इंसिडेंट लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए वो भी एक्चुअली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब 2 × 10⁶ हर्ट्ज होगी। तो फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसे किसी औरत ने लाल साड़ी पहनी है तो बताओ उसके साड़ी का कलर क्या होगा, तो रेड ही होगा ना। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई आइडियल सोलेनोइड है और शुरू में इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B है। अब अगले केस में हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ टर्न्स को तो आधा कर दिया है और सोलेनोइड में बहने वाली करंट को हमने डबल कर दिया है। तो सोलेनोइड के अंदर नया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। ठीक, तो हमको अच्छे पता है कि आइडियल सोलेनोइड के कारण अंदर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और आइडियल सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni, जहाँ स्मॉल n को नंबर ऑफ वाइंडिंग पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं। बस इस बार हमने क्या किया है कि टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग मतलब कैपिटल N को तो हमने कितना कर दिया, आधा कर दिया है, और सोलेनोइड में बहने वाली करंट I को डबल कर दिया है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम रहेगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड B था तो इस सेकेंड केस में भी मैग्नेटिक फील्ड निश्चित B रहेगा। तो ये सेकेंड आंसर होगा। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसका वोल्टेज V = 200 sin 100t है। अब
ये LCR अल्टरनेटिंग सर्किट है, मतलब अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हमने इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों लगा दिए। तो जो कैपेसिटर लगा है उसका कैपेसिटेंस 400 माइक्रोफेरेड, इंडक्टर लगा है उसका इंडक्टेंस 250/3 मिली हेनरी, और जो रेजिस्टर लगा है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो बस हमको पूछा है कि इस बार वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो हमको पता है कि सोर्स का वोल्टेज इतना दे रखा है ना, तो सोर्स के वोल्टेज को V = V0 साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ओमेगा मतलब सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 रेडियन पर सेकेंड होगी। अब इसके साथ LCR सब लगा दिए ना, बस क्या करेंगे कि सिंपली इसके जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो हमको अच्छे पता है कि रेजिस्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R होता है, और वो हमको इस बार 100 ओम दे रखा है। वैसे ही इंडक्टर का इफेक्टिव रिएक्टेंस L ओमेगा होता है, तो होता L तो 250 सॉरी ठीक है, बताओ L तो 250/3 मिली, मतलब 10⁻³ इंटू ओमेगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25/3। तो इंडक्टर का रिएक्टेंस L ओमेगा अपने पास 25/3 ओम, और कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1/C ओमेगा होता है। तो कितना आ जाएगा 1/C, तो हमको दे रखा है 400 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 इंटू ओमेगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 25 इतना आएगा, है ना। बस अब हम क्या करेंगे कि इन सब का रिजल्टेंट निकालेंगे। जैसे न्यूटन्स लॉ में फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते थे, वैसे इस बार इन सब के इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो बताओ एक्स डायरेक्शन में तो, है ना, एक्स डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट 100 ही है, वाई डायरेक्शन में 25/3 ओम ये कम है, और 1/C ओमेगा ज्यादा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की ओर आएगा, और कितना आएगा 25 - 25/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 50/3 आएगा। तो था एक्स डायरेक्शन में 100, वाई डायरेक्शन में 50/3। तो इन सब का रिजल्टेंट बीच में आएगा, और इन सब का रिजल्टेंट √100² + 50/3 का स्क्वायर। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको तो ये एंगल देखना है। तो हमको पता है कि रिजल्टेंट का इसके साथ एंगल फाई हो, तो tan phi = जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो अपन जिसके साथ एंगल बन रहा है वो, तो जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो तो 50/3 अपन जिसके साथ एंगल बन रहा है वो 100, तो ये 1/6 आ गया। तो बस tan phi = 1/6, तो phi = tan इनवर्स 1/6। और हमको अच्छे पता है, कि करंट का वेक्टर डायग्राम तो ऐसा होता है, और नेट इम्पीडेंस की जो डायरेक्शन है वो भी फालतू नहीं, वो सोर्स के वोल्टेज को फेस को बताती है। तो बस, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि इस बार ये एंगल फाई है, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच फेस डिफरेंस भी फाई होगा। जहाँ tan phi = 1/6, तो इस 1/6 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.167, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.17 भी बोल सकते हैं। तो आंसर फर्स्ट होगा इसका। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई दो बॉल्स हैं, उनको ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है, दोनों को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है। एक का θ1 दूसरे का θ2, और हमको दे रखा है कि θ1 और θ2 का एडिशन 90 डिग्री है ना, दोनों का एडिशन 90 डिग्री है, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। मतलब एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अगर θ बोले तो दूसरे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हम 90 - θ बोल सकते हैं, है ना। और ये हमको अच्छे पता है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन तो सेम है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। और तुमने पढ़ा होगा कि सेम स्पीड हो लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री हो तो दोनों केस में रेंज तो सेम होगी। तो बॉल को चाहे θ एंगल पर फेंके या 90 - θ एंगल पर फेंके, दोनों केस में रेंज तो सेम ही आएगी। और रेंज तो बिंदास u² sin 2θ को हम 2 sin θ cos θ/g बोल सकते हैं। तो दोनों केस में रेंज तो सेम आएगी, लेकिन मैक्सिमाइट अलग आएगी। तो बताओ, बॉल को θ एंगल पर फेंकें
तब तो मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और सेकेंड केस में बॉल को 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड केस में मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बाय 2g। और हमको ये भी पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो दोनों केस में रेंज इतनी इतनी आएगी बस। अब हमको देखना है कि H1H2 का मल्टीप्लाई ये रेंज पर किस टाइप से डिपेंड करेगा वो देखना है। तो उसके लिए चलो पहले H1H2 का मल्टीप्लाई देखते हैं, है ना। H1H2 का मल्टीप्लाई कितना होगा वो देखना है। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि H1H2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, तो u की पावर 4। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ओपन 2g इंटू 2g करेंगे तो 4g स्क्वायर। तो H1H2 का मल्टीप्लाई इतना आ गया। अब H1H2 का मल्टीप्लाई रेंज, है ना, H1H2 के मल्टीप्लाई का रेंज के साथ रिलेशन देखना है। तो बताओ यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इधर भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। तो उसके लिए रेंज का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम रेंज का स्क्वायर कर लेते हैं। तो बताओ रेंज इतनी है, तो रेंज का स्क्वायर कितना आएगा, u की पावर 4, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओपन g का स्क्वायर g स्क्वायर, ये हो गया। बस H1H2 का मल्टीप्लाई आ गया और रेंज का स्क्वायर आ गया। तो बस अब भगवान का नाम लेकर के दोनों का डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, r स्क्वायर ओपन H1H2, ये u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा g स्क्वायर सब कैंसल। तो डिवाइड करेंगे तो r स्क्वायर ओपन H1H2 इक्वल टू कितना आएगा 16। उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू 16 H1H2, अंडर रूट करेंगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 रूट H1H2 इतना आएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए रेंज सेम होगी और रेंज मैक्सिमम हाइट की फॉर्म में कितनी होगी 4 रूट H1H2। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा भी सही है कि H1 इतना है H2 इतना है, तो H1H2 का मल्टीप्लाई इतना होगा, ये भी सही है। और एक्सप्लेनेशन में इस चीज का यूज भी हो रहा है, इसलिए हम आंसर फर्स्ट लिखेंगे कि पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन में इसका यूज भी हो रहा है। बाकी इस बार तो यूज हो रहा है नहीं हो रहा वो तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो इस बार फर्स्ट आंसर ही लिखेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई सॉलिड मेटल का क्यूब है, उसका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा है। अब इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा जितना बढ़ा रहे, तो हमको पूछा है कि थर्मल एक्सपेंशन के कारण इसके वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा होगा कि यूजुअली सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन होता है। और हमको अच्छे पता है कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन कितना होता है, डेल्टा वी इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। वी नॉट की जगह हम वी भी लिख सकते हैं गामा डेल्टा टी, तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन वी गामा डेल्टा टी इतना होगा। और हमको पता है कि गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट वो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट का 3 टाइम्स होता है, मतलब गामा को 3 अल्फा बोल सकते हैं। तो बस हमको पूछा है कि वॉल्यूम में पहले फ्रैक्शनल चेंज देख लेते हैं, तो उसके लिए v को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो होता डेल्टा v बाय वी अपने पास कितना आ गया 3 अल्फा डेल्टा टी इतना आ गया। तो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज अपने पास इतना आ गया। अब हमको पूछा है कि वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज पूछा है। परसेंटेज चेंज मतलब डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 पूछा है, तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज हमारे पास कितना आ गया 300 अल्फा डेल्टा टी इतना परसेंट। तो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज इतना आ गया, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो पार्टिकल ए और बी हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव करें, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करें और इनके पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट ये टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट या पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है 2t माइनस अल्फा टी क्यूब। बी का पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है t प्लस बीटा टी क्यूब। तो हमको पूछा है कि कितने टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी वो पूछा है।
तो बस क्या करेंगे, किसी भी जनरल टी टाइम पर ए की वेलोसिटी निकाल लेंगे, किसी भी जनरल टी टाइम पर बी की वेलोसिटी निकाल लेंगे, और वेलोसिटी बराबर कब होगी तो उसके लिए वेलोसिटी को बराबर कर देंगे। तो चलो पहले किसी भी जनरल टी टाइम पर ए की वेलोसिटी देखते हैं। तो हमको पता है कि ए की वेलोसिटी कितनी होगी, सिंपली dx a बाई dt। तो सिंपली t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t का डिफरेंशिएशन तो 2 माइनस अल्फा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 अल्फा टी स्क्वायर। वैसे ही किसी भी टाइम पर b की वेलोसिटी कितनी होगी, dx b बाई dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस बीटा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 बीटा टी स्क्वायर। बस अब a और b की वेलोसिटी बराबर कब हो जाएगी वो पूछा है, तो सिंपली इनकी वेलोसिटी को बराबर कर देंगे। तो t टाइम पर a की वेलोसिटी तो 2 माइनस 3 अल्फा टी स्क्वायर, और t टाइम पर b की वेलोसिटी 1 प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर। बराबर कब होगी उसके लिए बराबर कर देंगे। सॉल्व कर सकते हैं ना, ये 1 को इधर और इस नमूने को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो इधर तो 2 माइनस 1 मतलब 1, सॉरी इधर तो 2 माइनस 1 इक्वल 1, और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3t स्क्वायर कॉमन, तो कितना आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा इतना आ जाएगा। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो t स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 3 अल्फा प्लस बीटा। t स्क्वायर इतना है तो t कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट 3 अल्फा प्लस बीटा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि 4 पार्टिकल हैं, एक तो प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इन चारों पार्टिकल की इस बार स्पीड नहीं काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो हमको पूछा है कि इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, मतलब किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगा और किसका कम होगा वो देखना है। ठीक है, तो हमको अच्छे पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर सिंपली मोमेंटम ही छुपा होता है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, सिंपली h बाई पी। इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना है। तो हमको अच्छे पता है कि काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में p स्क्वायर बाई 2m, तो होता है इससे p इक्वल टू कितना आ गया, रूट 2m के ही। तो बस डी ब्रॉगली वेवलेंथ h अपन मोमेंटम p को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, रूट 2m के ही, है ना। तो बस तुम खुद बताओ कि h कांस्टेंट होता है, इस बार सबकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, और 2 तो बेचारा कांस्टेंट होता ही है। तो इस बार हम बोल सकते हैं कि इस बार इनका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट m होगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि इन सब में, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि इन सब में जो अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल का मास इनमें से सबसे ज्यादा होता है, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे कम होगा। उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका मास थोड़ा कम होता है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगा, लेकिन दोनों का आपस में मास बराबर, तो आपस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑलमोस्ट सेम होगा। और इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो बस कौन सा आंसर होगा, थर्ड आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर, और अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे कम होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि आइस का कोई बहुत ही बड़ा टुकड़ा है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट हमको 80 कैलोरी पर ग्राम ये दे रखी है। तो देखो आइस का जो टुकड़ा है उसके ऊपर हम कोई गर्म कॉपर का ब्लॉक रख रहे हैं। कॉपर का जो ब्लॉक है उसका मास 80 ग्राम है, शुरू में बहुत गर्म है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री, और कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थोड़ी लिखने में गलती हो गई, तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इतनी दे रखी है। तो हमको पता है कि आइस के ब्लॉक के ऊपर बहुत गर्म कॉपर का कोई ब्लॉक रख देंगे तो वही हीट फ्लो होगी, नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, मतलब कॉपर ब्लॉक से आइस टुकड़े की ओर फ्लो होगी, और तब तक फ्लो होगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो एक कॉपर जो ब्लॉक है वो बहुत ही बड़ा है, पूरा पूरा मेल्ट नहीं होगा ना, तो बताओ उसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री रहेगा। तो फाइनली ये जो कॉपर ब्लॉक है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। बस
हमको देखना है कि इस प्रोसेस में कितनी आइस मेल्ट होगी वो देखना है। तो बस ऐसे क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि एनवायरनमेंट में कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, और बताओ एनवायरनमेंट में कोई हीट लॉस ना हो तो उस केस में गर्म कॉपर का ब्लॉक जितनी भी हीट देगा आइस का टुकड़ा उतनी हीट ले लेगा। तो पहले गर्म कॉपर का ब्लॉक कितनी हीट देगा वो देखना है। तो जो कॉपर का ब्लॉक है उसका तो टेम्परेचर 100 डिग्री से 0 डिग्री तक गिर रहा है, तो गर्म कॉपर का ब्लॉक तो कितनी हीट देगा, सिंपली Q इक्वल टू MS डेल्टा T। तो M तो इसका मास 80 ग्राम, S इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.1 इंटू डेल्टा T, इसके टेम्परेचर में चेंज तो कितना लिखेंगे, ज्यादा माइनस कम मतलब 100 माइनस 0। तो हीट गिवन बाय कॉपर ब्लॉक इक्वल टू हीट टेकन बाय आइस। तो चलो मान लेते हैं कि इस हीट से डेल्टा M जितनी आइस मेल्ट हो रही है, तो बताओ डेल्टा M जितनी आइस मेल्ट होगी तो ये कितना हीट लेगा, डेल्टा M इंटू LF सॉरी। तो डेल्टा M इंटू LF कितना दे रखा है हमको, 80 इतना दे रखा है। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सॉल्व करेंगे तो 80 से 80 कैंसल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा M इक्वल टू 10 ग्राम, मतलब इस पूरे प्रोसेस में 10 ग्राम जितनी आइस मेल्ट हो जाएगी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि 3 नॉर गेट हैं और उसको इस टाइप से हमने अरेंज किया है। तो हमको देखना है कि ये पूरा सिस्टम इक्वलेंटली किस गेट के टाइप से बिहेव करेगा वो देखना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो अपनी शीट में भी दे रखे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। तो तुम खुद देख कर बताओ कि नॉर गेट है और नॉट गेट के दोनों टर्मिनल में एक सिंगल इनपुट भेज रहे हैं ना। तो क्लास में पढ़ा होगा कि नैंड गेट हो या नॉर गेट हो, उसके दोनों टर्मिनल में अगर एक सिंगल इनपुट भेजें तो ये नमूना इक्वलेंटली, है ना, नॉर गेट के दोनों टर्मिनल में सिंगल इनपुट भेजें तो ये नमूना एक इक्वलेंटली एक नॉट गेट के टाइप से काम करेगा। और वैसे ही इस नॉर गेट के भी दोनों टर्मिनल में सिंगल इनपुट भेज रहे हैं तो ये नमूना भी इक्वलेंटली एक नॉट गेट के टाइप से काम करेगा। तो इसमें इनपुट A भेज रहे हैं तो आउटपुट क्या निकल करके आएगा, A बार, और इधर इनपुट B भेज रहे हैं तो आउटपुट निकल करके क्या आएगा, B बार। तो बताओ इधर से एंटर क्या करेगा, A बार, इधर से एंटर क्या करेगा, B बार। अब बताओ ये पहले और गेट है ना, और गेट दोनों का बुलियन एडिशन करेगा, मतलब A बार प्लस B बार करेगा, और आगे जो बबल है वो नॉट गेट की निशानी वो फिर उसका उल्टा कर देगा। तो तब फाइनल आउटपुट क्या आएगा, A बार प्लस B बार का उल्टा, मतलब A बार प्लस B बार का होल बार। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं ना। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों को अगर अलग अलग करेंगे तो ये जो एडिशन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इनको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, A बार का बार इंटू B बार का बार। तो बताओ उल्टे का उल्टा सीधा होता है। तो A बार का बार को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू B बार के बार को B। तो तब फाइनल आउटपुट A इंटू B आ गया, और फाइनल आउटपुट A इंटू B मतलब A और B का बुलियन मल्टीप्लाई आ गया। इससे पूरा सिस्टम इक्वलेंट एक एंड गेट के टाइप से काम करेगा। तो किसी को बुलियन अलजेब्रा में कॉन्फिडेंस हो तो इसी टाइप से करना सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन अगर किसी को बुलियन अलजेब्रा अगर नहीं आती हो तो छोटे बच्चों टाइप से ट्रुथ टेबल करके सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई ट्रांजिस्टर है, इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमको रफली इस टाइप का दे रखा है। फिर ट्रांजिस्टर में इनपुट रेजिस्टेंस मतलब R इन तो हमको 10 किलो ओम और आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब R आउट हमको 50 किलो ओम दे रखा है। तो हमको पूछा है कि वोल्टेज गेन कितना होगा, मतलब इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कंपैरिजन में आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना टाइम एम्पलीफाई हो जाएगा वो देखना है ना। तो ट्रांजिस्टर में तुमने पढ़ा होगा कि इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज जितना टाइम्स एम्पलीफाई होता है उसको वोल्टेज गेन बोलते हैं। और वोल्टेज गेन कितना होता है, बीटा इंटू R आउट ओपन R इन, है ना। इसको और परफेक्ट शब्दों में बोले तो वोल्टेज गेन कितना होता है, बीटा AC इंटू R आउट ओपन R इन। बस उसके लिए हमको बीटा AC देखना है।
और बताओ बीटा एसी को हम इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमको पता है कि बीटा डीसी तो सिंपली आईसी बाय आईबी का रेशो होता है, लेकिन बीटा एसी क्या क्या होता है, आईसी में चेंज ओपन आईबी में चेंज, है ना। बीटा एसी होता है डेल्टा एसी ओपन डेल्टा आईबी, मतलब आईसी में चेंज ओपन आईबी में चेंज। तो उसके लिए वैसे तो एग्जाम में बहुत सारे डेटा दे रखे थे, लेकिन ये दो डेटास थे वो बिल्कुल वेल डिफाइंड थे, क्लियर दिख रहे थे। तो बीटा एसी के लिए हम इन दोनों डेटास को लेंगे। तो तुम बताओ कि इन दोनों को डेटास को लेंगे तो डेल्टा एसी तो क्या होगा, आईसी में चेंज। तो पहले आईसी 2 मिली एम्पियर था और बाद में 3.1 मिली एम्पियर, तो आईसी में चेंज तो कितना होगा, 3.1 मिली एम्पियर माइनस 2 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10 टू द पावर -3 अपन डेल्टा आईबी, आईबी में चेंज, तो आईबी 20 से 30 तक चेंज हो रहा है, तो आईबी में चेंज कितना होगा, 30 - 20 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इसको सॉल्व कर लेना, तो तुम्हारे पास बीटा एसी आ जाएगा 110। ठीक है, तो बीटा एसी हमारे पास 110 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज गेन कितना होगा, बीटा एसी इंटू आर आउट ओपन आर इन। तो बीटा एसी तो 100/10 आर आउट, तो आर आउट हमको दे रखा है 50 किलो ओपन आर इन हमको दे रखा है 10 किलो, तो किलो से किलो कैंसल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज गेन हमारे पास 550 इतना आएगा, मतलब इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इतना टाइम एम्पलीफाई हो जाएगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि बच्चे, है ना, हर किसी के दिमाग में यही होता है कि वोल्टेज गेन बीटा आर आउट ओपन आर इन, और हमको पता है कि बीटा एसी और बीटा डीसी अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, और बीटा को बच्चे आईसी ओपन आईबी लिख देते हैं। तो आईसी की वैल्यू तो ये लेते हैं 2 मिली एम्पियर, और आईबी की वैल्यू ये लेते हैं 20 माइक्रो एम्पियर, तो इसका डिवाइड करेंगे तो बीटा 100 आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आईसी बाय आईबी का जो रेशियो होता है वो तो बीटा डीसी होता है ना, लेकिन वोल्टेज गेन में तो हमको बीटा एसी चाहिए। तो ये पता होगा कि बीटा डीसी और बीटा एसी अप्रोक्सीमेटली तो सेम होते हैं, लेकिन इस बार थोड़े डिफरेंट है। इन दोनों में कंपटीशन हो तो हम बीटा एसी ही यूज करेंगे, तो वोल्टेज गेन बीटा एसी आर आउट ओपन आर इन, तो इससे करेक्ट आंसर ये 550 आएगा।